नमस्कार दोस्तों आज की ये कहानी कोई इसेकाई या फैंटेसी एनिमे नहीं होने वाली, लेकिन ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये मूवी मैंने अपने दोस्त के कहने पे देखी और ये मेरे को काफी ज्यादा हार्ट टचिंग लगी, तो इसीलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन ले आया। और ये मूवी वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर मूवी है। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.5 है और रोटेन टमेटोज पे 100%। इस मूवी में हम वर्ल्ड वॉर का टाइम देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हालात होंगे। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज ये मूवी 1988 में आई थी। ये मूवी आपके दिल को छू जाएगी। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना। तो अब कहानी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसने एक यूनिफॉर्म पहनी होती है। ये लड़का बताता है कि 21 सितंबर 1945 को उस लड़के की डेथ हुई थी। मतलब कि ये बंदा एक आत्मा है। ये एक जगह खड़ा होता है और एक दूसरे लड़के को देखता है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक होती है, काफी खराब हालत हो रखी है। और ये नीचे पड़ा लड़का कोई और नहीं, यही होता है और ये इस समय मर चुका है। मतलब कि ये स्पिरिट अपनी हालत देख रहा है कि कैसे उसकी हालत हो रखी है, कैसे ये मरा। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़का जमीन में पड़ा हुआ है और हर कोई इसको देख के इधर से उधर जा रहा है। कोई इसको देख के खुश नहीं है। वो लड़का वहीं नीचे लेट जाता है और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके ऊपर मक्खियां तक भिनभिना रही थी। ये लड़का एक नाम लेता है जो कि होता है सेंसुको, और ये इस टाइम एक स्टेशन में होता है और उसके साथ और भी लड़के पड़े होते हैं और उन लड़कों की भी ऐसी बुरी हालत ही होती है। गार्ड आते हैं, उनको देखते हैं और कहते हैं एक और मर गया। हालत खराब होने के बाद एक की डेथ होते जा रही थी। इनकी अधमरी आंखें देखकर ही पता चल जाता है कि इनकी मौत हो चुकी है। 3 शिफ्ट होता है और मूवी में हम थोड़ा और पहले देखते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में एक एयरप्लेन्स का ग्रुप आ रहा होता है। उन एयरप्लेन्स को देख के लोग अफरा तफरी में भागने लगते हैं और सायरन बजने लगता है। दोस्तों ये था एक हवाई हमला। एक आदमी जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो सबको शेल्टर की ओर जाने के लिए कहता है। और अब पास्ट के सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस लड़के का नाम सेता होता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो कुछ सामान को पैक करके जमीन में दफना देता है। तभी उसकी माँ और उसकी बहन सेंसुको आती हैं और उसकी मॉम सेता से कहती है कि वो शेल्टर की तरफ जा रही है। और कुछ जरूरी सामान लेने के बाद सेता भी अपनी बहन सेंसुको को लेके शेल्टर में आ जाए। सेंसुको तुम अपने भाई की सारी बातें मानना, ऐसा बोलने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। सेता फटाफट जरूरी सामान पैक करता है, अपनी बहन को लेता है, अपने पिता की फोटो लेता है और उसकी डॉल लेता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन वो निकल ही रहा होता है तभी अचानक से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो बाहर निकलता है तो देखता है कि ऊपर कुछ फाइटर प्लेन्स उसके शहर के ऊपर आ गए हैं और हर जगह जलते हुए बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। ये हवाई हमले होते हैं और उन हवाई हमलों की वजह से हर जगह आग फैलने लगती है। ये सब देख के सेता की छोटी बहन सेंसुको बहुत ज्यादा डर जाती है। सेता जल्दी जल्दी कोई न कोई रास्ता निकाल के अपनी छोटी बहन को लेके किसी सेफ प्लेस पे पहुंच जाता है। वो सेफ प्लेस पे पहुंच के हमलों के बंद होने का इंतजार करता है। सेंसुको अपने भाई को बताती है कि उसका एक जूता खो गया है। सेता कहता है कोई बात नहीं, वो उसको नया जूता लाके दे देगा। तो इस पे सेंसुको अपना पर्स निकालती है और कहती है देखो भैया मेरे पास भी पैसे हैं। वो पर्स को उल्टा करते हैं तो उसमें से नकली पैसे बाहर आते हैं। तो ये देख के उसका बड़ा भाई कहता है वाह सेंसुको तुम तो बहुत ज्यादा अमीर हो। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है, एक काली बारिश जो कि धुआंधार हमलों के अटैक की वजह से हो रही थी। सेता अपनी बहन को लेता है और देखता है कि ज्यादातर घर जल के राख हो चुके हैं और इतनी ज्यादा बॉम्ब के हमलों की वजह से लोगों की खराब हालत हो चुकी थी। बहुतों की डेथ हुई, बहुत लोग घायल हो गए थे। सेंसुको पूछती है भैया क्या हमारा घर भी जल गया होगा? सेता कहता है कि हाँ घर शायद जल गया होगा, लेकिन हमारे डैड इसका बदला ले लेंगे, वो सबको चुन चुन के मारेंगे। सेता के डैड नेवी में होते हैं और वो जापान की तरफ से अमेरिका के अगेंस्ट में युद्ध लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे मातम सा छाया होता है। लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों की बुरी हालत देख के रो रहे होते हैं और वहाँ पे हालत इतनी बुरी थी कि कोई तो ये भी कह रहा था कि अच्छा है कि केवल मेरा अकेले का घर जल के राख नहीं हुआ। तभी वहाँ पे साइकिल पे एक आदमी अनाउंसमेंट करके आता है कि सभी लोग एलिमेंट्री स्कूल पहुँचे, क्योंकि अब वहाँ पे सबके लिए फर्स्ट एड स्टेशन बना दिया गया है। सेता अपनी बहन को लेके स्कूल जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ भी वहीं पे होंगी और वो अपनी छोटी बहन को भी यही बताता है क्योंकि वो भी बार बार अपनी माँ के बारे में ही पूछ रही थी। वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल पहुँचते हैं
हैं। श्वेता सेंसुको का चेकअप करा रहा होता है कि तभी एक लेडी वहाँ पे भागते हुए आती है और कहती है, श्वेता क्या तुम अपनी माँ से मिले? नहीं मिले तो जाके मिलो, मैं तुम्हारी बहन को देखती हूँ। वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ काफी ज्यादा घायल है, तुमको इमीडिएटली उनको देखने जाना चाहिए। तो श्वेता अपनी मॉम को देखने जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। वो उससे कहता है, श्वेता मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसके बाद ये आदमी श्वेता को एक ग्रीन कलर की रिंग दिखाता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी मॉम की है? श्वेता रिंग पहचान लेता है और वो आदमी श्वेता को अंदर लेके जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि श्वेता की मॉम की कितनी खराब हालत हो रखी है। आप देख सकते हैं कि इसकी मॉम पूरी की पूरी पट्टियों से ढकी हुई है, उनकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। वो आदमी बताता है कि तुम्हारी मॉम पूरी तरह से जल चुकी है, पर उनकी सांसें चल रही है, तो तुमको उन्हें किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। श्वेता वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपनी बहन को उसी लेडी के पास खेलता पाता है। तो उसकी बहन सेंसुको के पूछने पर वो लड़का बताता है कि उसकी मॉम अभी बीमार है और उन्हें निशिनोमिया शहर ले जाया जाएगा। श्वेता खुद के और उसकी बहन के भी निशिनोमिया शहर जाने की बात करता है और वहाँ पे वो अपनी आंट के घर रुकेंगे। श्वेता वो रिंग अपनी बहन के पर्स में डालते हुए कहता है, तुम इसको संभाल के रखना। इसके बाद वो लेडी राशन लाके देती है और कहती है कि तुम थोड़ी देर मेरे घर ही रुको। लेकिन श्वेता अपनी छोटी बहन का मासूम और उदास चेहरा देख के वहाँ पे रुकने से मना कर देता है। सेंसुको लगातार रोने लगते हैं कि उसको बस अपनी मॉम चाहिए, तो उसकी बहन ना रोए इसीलिए उसका भाई करतब दिखाने लग जाता है। लेकिन इस बच्ची को तो बस अपनी माँ चाहिए थी। ये उस पे कोई ध्यान नहीं देती और रोते रहती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि श्वेता की मॉम मर चुकी है और फिर बाकी बॉडीज के साथ भी उनकी डेड बॉडीज को जला दिया जाता है। दोस्तों वॉर के कारण यहाँ पे लोगों की हालत इतनी खराब हो रखी है कि यहाँ पे अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता। और यहाँ पे श्वेता पहले ही अपनी बहन को निशिनोमिया वाली आंट के घर छोड़ आया था। श्वेता अब घर वापस लौटता है तो उसके पहुँचते ही उसकी बहन पूछती है, भैया मॉम कहाँ है? तो श्वेता अपनी बहन को ये खबर नहीं देना चाहता था, वो उससे बात छुपाए रखना चाहता था, तो ये कह के बात टाल देता है कि वो अभी बीमार ही है। तभी वहाँ पे उनकी आंट भी आ जाती है और वो उनको भी यही बताता है कि उसकी मॉम अभी बीमार है। उसकी आंट कहती है कि अच्छा है तुम्हारे फादर नेवी में थे, क्योंकि इससे नेवी वालों को अलग से फैसिलिटीज मिल जाती है। अगले दिन श्वेता अपने घर पहुँचता है और यहाँ पे ये अपना दफनाया हुआ सामान लेने आया था। श्वेता घर पहुँच के अपने थोड़े कीमती दफनाए सामान को निकालता है तो उसमें उसको एक कैंडी बॉक्स मिलता है जिसपे फ्रूट ड्रॉप्स लिखा होता है। श्वेता उस फ्रूट बॉक्स को अपने पॉकेट में डाल लेता है और इसके बाद बचा हुआ सारा सामान एक कार्ट पे लाद के अपनी आंट को दे देता है। आंट ये सारा सामान पाके तो खुश हो जाती है, लेकिन उल्टा उस लड़के को ताना मारती है कि आर्मी वालों को तो सब मिल जाता है। उसके बाद उसकी आंट उससे कंडीशन पूछती है उसकी मॉम की, तो वो बताता है कि उसकी मॉम 2 दिन पहले ही मर चुकी है। उसकी आंट पूछती है, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो बताता है कि अगर ये सेंसुको को पता चल जाता तो काफी बुरा होता और इसीलिए उसने ये बात छुपाए रखी। उसकी आंट ये सब अपने फादर को लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करने को कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात को श्वेता अपनी बहन को बाहर लेके जाता है, जहाँ पे भाई बहन थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। यहाँ पे श्वेता अपनी छोटी बहन को फायरफ्लाइज दिखाता है, मतलब कि जुगनू। इसके बाद श्वेता प्यार से अपनी छोटी बहन को मुंह खोलने के लिए कहता है और वो अपनी बहन के मुंह में फ्रूट ड्रॉप्स डाल देता है और इन फ्रूट ड्रॉप्स का टेस्ट उसको इतना अच्छा लगता है कि इसको खाने के बाद वो खुशी से झूम उठती है। इसके बाद हम उन दोनों भाई बहन को घर पे देखते हैं। उसकी बहन कुछ पढ़ रही होती है और उसका भाई पेपर की कटिंग देख रहा होता है। तभी उसकी आंट आती है और कहती है कि क्या उसको स्कूल नहीं जाना होता? श्वेता कहता है कि उसका स्कूल भी जल चुका है और इसीलिए वो अब वो जाए तो कहाँ जाए। उसकी आंट पूछती है कि क्या उसने अपने फादर को लेटर लिखा भी कि नहीं, तो वो बताता है कि उसने 10 दिन पहले ही लेटर लिख दिया था, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसकी आंट कहती है लेकिन अभी तक तो रिप्लाई आ जाना चाहिए था। इसके बाद उसकी आंट वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंट के घर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। आंट रामेन सर्व करती है, वो अपने पति और अपनी बेटी को तो रामेन सर्व करती है, लेकिन वो सेंसुको और उसके भाई को सिर्फ पानी पानी ही सर्व करती है। खाना खाने के बाद सायरन बजने लगता है तो सबको दोबारा जाके शेल्टर में ही रुकना पड़ता है। यहाँ पे कंडीशन इतनी खराब हो रखी है कि कभी भी फाइटर जेट्स आके बॉम्ब गिराने लग जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को जैसे ही भनक होती है कि हमला होने वाला है तो लोग सायरन बजा के चुपचाप अपने शेल्टर में चले जाते हैं। और आगे हम सीन में देखते हैं कि सेंसुको बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसको शेल्टर्स नहीं पसंद, उसको वहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी लगती है। और अगले दिन श्वेता अपनी छोटी बहन का मन बहलाने के लिए उसको बीच
बीच पे ले जाता है। सेंसुको बहुत खुश होती है और अपने भाई के साथ बीच पे जाती है। वो दोनों भाई बहन वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करते हैं। वो पानी में स्विमिंग करते हैं। उसका भाई उसको भूत बन के डराता है। हम देखते हैं कि सेंसुको के बैक पे काफी ज्यादा रैशेस होते हैं और ये सब उसी गर्मी की वजह से हुआ है जो उसको शेल्टर में लगती है। सेता अपनी बनियान को गीले करके उसके रैशेस पे लगाता है जिससे उसको थोड़ा आराम मिले। इसके बाद वो सब खूब मजे करते हैं। वहाँ पे सेता को डेड बॉडी का पैर दिखता है। वो अपनी बहन को उसे दूर ही रखता है ताकि मौत क्या होती है उसको उसके बारे में कुछ भी ना पता चले। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं तो हम देखते हैं जो कीमती सामान सेता ने अपनी आंट को दिया था उसमें उसकी मदर की किमोनो भी थी। तो उसकी आंट कहती है कि ये किमोनो उसके कोई काम की नहीं, तो वो इसको बेच के राइस ले आए। इसके बदले में एक बोरी चावल मिलेगा। सेता खुशी से कहता है क्या सच में एक बोरी चावल। सेता इसके लिए तैयार हो जाता है और उसकी आंट वो सारे कपड़े लेके जाती है, लेकिन इस बात के लिए सेंसुको राजी नहीं होती। वो उसका हाथ पकड़ती है और रोने लगती है, जिद करने लगती है कि उसकी मॉम की है, इसको लेके मत जाओ। सेता अपनी बहन को संभालता है और उसकी आंट को जाने देता है। फिर सेता की स्पिरिट वो टाइम याद करती है जब उन्होंने एक फैमिली फोटो क्लिक करवाई थी और उसकी मॉम ने वही किमोनो पहना हुआ था। ये वो समय था जब उनका पूरा परिवार एक साथ हुआ करता था, लेकिन आज वॉर के कारण सब बिछड़ गए हैं। इसके बाद उसकी आंट राइस ले आती है और उसमें से थोड़े सेता को भी दे देती है। सेता इसको पाके बहुत खुशी होता है और कहता है कि अब हम चावल खाएंगे। लेकिन सेंसुको अभी भी उदास थी, लेकिन सुबह के नाश्ते में चावल खा के वो भी खुश हो जाती है। उसकी आंट अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को तो राइस देती है। सेता अपनी छोटी बहन को कहता है कि तुम अभी खिचड़ी खा लो और लंच टाइम में चावल खा लेना, लेकिन उसकी आंट तुरंत मना कर देती है कि उन लोगों के लिए चावल नहीं है और लंच में भी उनको खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, चावल नहीं दिया जाएगा। उसकी आंट सेता को डांटते हुए कहती है कि तुम बड़े हो चुके हो, तुमको ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उनको पोषण वाला अच्छा खाना मिलना चाहिए। और यहाँ पे फिर से उसकी आंट ताना मारते हुए कहती है कि उनका हिस्सा पहले ही उसने उनको दे दिया है और वो दोबारा उनसे चावल मांगने आया है। सेंसुको ये सब सुनकर कहती है कि चावलों पे तो पहला हक हमारा ही है क्योंकि ये हमारे मॉम के किमोनो को बेच के ही आए हैं। तो उसकी आंट कहती है तो तुम मेरे को चोर बता रही हो, और वो फिर से ताना मारते हुए कहती है कि 2 अनाथ बच्चों को पालने का बदला मेरे को इस तरह दिया जा रहा है, तो ऐसे ही बात है तो तुम अपना खाना कल से अलग बनाना। अगले दिन सेता अपनी बहन को लेके कहीं जाता है और वो फिर से अपने फादर को लेटर लिखता है। उसके बाद वो किसी ओल्ड मैन के घर जाता है जहाँ पे कुछ सामान जैसे बर्तन और स्टोव खरीदता है क्योंकि अब उन लोगों को अपना खाना अलग बनाना था। अब वो भाई बहन अपना खाना आंट के गार्डन में बनाने लगते हैं और अंदर उनकी फैमिली अलग लंच कर रही होती है। तो आंट की बेटी पूछती है कि क्या आप उन पे गुस्सा हुई थी, तो वो कहती है हाँ मैं उन पे गुस्सा हुई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझसे माफी मांगने के बजाय अलग खाना बनाना ज्यादा अच्छा समझा। और अगले दिन सेता चावल लेने जाता है, लेकिन उसको मुश्किल से 1 या 2 किलो ही चावल मिलता है और उसको वहाँ पे बताया जाता है कि अगला राशन अगले महीने आएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंसुको रो रही होती है तो उसका भाई उसको फ्रूट का बॉक्स देता है, लेकिन उसमें फ्रूट ड्रॉप्स खत्म हो रखी होती है, तो इस वजह से वो और ज्यादा रोने लगती है। तो उसका भाई उसे बॉक्स लेके उसको हिलाता झुलाता है और उसमें लास्ट बची 2-3 कैंडीज बाहर आती है और साथ ही कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी कैंडीज के। तो यहाँ पे लड़की अपनी इच्छाओं को मारते हुए उस छोटे वाले टुकड़े को खा लेती है और बड़े वाले टुकड़ों को दोबारा अंदर डाल देती है और उसको बाद के लिए बचा के रख लेती है। और उसके बाद अब शाम होती है, वो कैंडीज भी पूरी खत्म हो चुकी थी। तो उसका भाई उस कैंडी बॉक्स में पानी भर के अपनी बहन को देता है। तो उसकी बहन जब उसको सेक करके पीती है तो उसका भाई कहता है कि सारे फलों का टेस्ट तुम एक ही बार में ले लो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब सेता और उसकी बहन एक शेल्टर में होते हैं। सेंसुको कहती है कि अब उसको आंट के साथ नहीं रहना, उसको अपने घर जाना है। उसका भाई बताता है कि उनका घर जल चुका है। तभी सेता याद करता है कि आंट के घर पे जब वो और उसकी बहन पियानो बजा रहे थे तो उसमें भी उसकी आंट ने ताना मारा था, ये बोलकर कि क्या तुमको कोई काम धंधा नहीं है, युद्ध का समय चल रहा है और तुम यहाँ पे पियानो बजा रहे हो। और साथ ही ये भी कहा कि तुम दोनों बेकार में घर में पड़े रहते हो, तुमको शेल्टर में जाना चाहिए। सेता अपनी मेमोरी से बाहर आता है और देखता है कि ये शेल्टर उनके लिए अच्छा रहेगा, इनको वहीं पे रहना चाहिए और अब यही उनका घर होने वाला है। दोस्तों ये केव टाइप शेल्टर थी, लेकिन इसको कोई यूज नहीं करता था, इसके आसपास कोई नहीं रहता था, यहाँ पे सिर्फ यही 2 रहने वाले थे। और इसकी बहन भी यहाँ पे आके खुश थी। वो आते ही कहती है यहाँ पे हम रहेंगे, यहाँ पे होगा हमारा किचन। मतलब कि उस आंट के घर से यहाँ पे इस लड़की को ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा था। अब सेता और सेंसुको अपना सारा सामान एक कार्ट में लेके उस शेल्टर तक ले आते हैं और सेंसुको उस आंट से दूर होने के बाद बहुत खुशी होती है। और ये कार्ट उधार की थी, तो सेता उस कार्ट को उस फार्मर को वापस करता है और वो उससे पूछता है क्या
कोई उसके पास रॉ फूड मिलेगा? तो फार्मर कहता है ज्यादा तो नहीं है पर तुम दोनों के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद सेता और सेंसुको अपना अपना सामान लेके चलते हैं। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और फिर भाई बहन आराम से चावल बनाते हैं और वो मजे से खाना खाते हैं। आज वो दिन था जब उन्होंने पेट भर के ढंग से खाना खाया। सेता अपनी बहन को कहता है कि अगर खाना नहीं हुआ तो जरूरत पड़ी तो वो मेंढक को भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी खाने लायक होते हैं, क्योंकि मजबूरी में इनको ये सब भी खाना पड़ सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी। सेता रिवर में अपने बर्तन धो रहा होता है, तभी उसके पास उसकी बहन आती है। उसका भाई कहता है कि तुम अंदर केव में जाओ। उसकी बहन कहती है नहीं, वहाँ पे बहुत अंधेरा है और उसको कीड़े भी काट रहे हैं और अंदर मच्छरदानी में बहुत अंधेरा भी है। सेता सेंसुको के साथ हल्का होने जाता है, तभी उसको एक आइडिया आता है कि रोशनी के लिए उनको ये जुगनू पकड़ लेने चाहिए। सेता और सेंसुको ढेर सारे जुगनू एक बाल्टी में पकड़ के ले आते हैं और उनको अपनी मच्छरदानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे उस मच्छरदानी में रोशनी हो जाती है। सेता अपनी बहन को बताने लगता है कि उसने एक बार अपने पापा की शिप देखा था। वो देशभक्ति वाले गाने गाने लगता है और वो अपने देशभक्ति के इमोशंस में डूब जाता है, लेकिन वो तभी देखता है कि उसकी बहन तो सो गई है। सेता सुबह उठता है तो देखता है कि बाहर उसकी बहन मिट्टी खोद रही थी और उसके पास बहुत सारी मरी हुई फायरफ्लाइज थी। सेंसुको उन फायरफ्लाइज को उस जमीन के अंदर दफना रही थी, बिल्कुल जैसे ही वॉर के टाइम पे उन डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। और वो रोते हुए कहते हैं कि आखिर इन फायरफ्लाइज की एज इतनी कम क्यों होती है, ये उनको दफना रही है जैसे अभी हाल में उनकी मॉम को दफनाया गया। ये सुन के सेता हैरान हो जाता है और वो रोने लगता है कि सेंसुको को मॉम की डेथ के बारे में कैसे पता चला। तभी सेंसुको बताती है कि उसको उस आंट ने बताया था कि उनकी मॉम मर चुकी है और अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। ये सुनने के बाद उसका भाई और तेज से रोने लगता है कि सब कुछ मालूम होने के बाद भी सेंसुको ने अपने भाई को परेशान नहीं किया और न ही रोई। अपने भाई को इस बात की खबर भी नहीं होने दी कि उसको पता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। इसके बाद सेता कहता है कि एक दिन वो लोग अपनी मॉम के ग्रेव में जरूर जाएंगे। अब शाम होती है और ये दोनों फार्मर के पास राइस लेने जाते हैं, पर यहाँ पे फार्मर मना कर देता है और कहता है कि वॉर टाइम की वजह से उसके खुद के लिए चावल काफी कम पड़ रहे हैं और इसी वजह से वो और चावल नहीं दे पाएगा। अब वो दोनों घर लौट ही रहे होते हैं, तभी ऊपर से उनको फायर फ्लेम्स दिखते हैं। सेता जल्दी से अपनी बहन को बचाने के लिए एक झाड़ी में कूदता है और वहाँ पे सेता को कुछ वेजिटेबल्स दिखते हैं। वो वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स उठा लेते हैं, वो कुछ खाता है और कुछ अपनी बहन को देता है। और फिर जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो उनको एक आदमी मिलता है। वो जल्दी से अपनी बहन को साथ लेके वहाँ से केव में आ जाता है और फिर अगले दिन वो अपनी बहन के सर में पड़ी जू को साफ कर रहा होता है। हम देखते हैं कि सेंसुको के रेसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। वॉर के टाइम पे सही से खाना ना मिलने के कारण सेंसुको भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। सेंसुको बताती है कि उसका पेट उसको ठीक नहीं लग रहा क्योंकि उसका डायरिया नहीं जा रहा। सेता मजबूरी में अब चोरी करना शुरू करता है। वो अपनी बहन के लिए एक गन्ना चुराने जाता है, लेकिन वहाँ का फार्मर उसको पकड़ लेता है। सेता किसी तरह अपनी जान बचाते बचाते अपने केव तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे वो फार्मर देखता है कि उसने और भी सब्जियों को चोरी कर रखा है। सेता उसके सामने हाथ जोड़ता है और बार बार उससे माफी मांगता है कि ये सब उसने अपनी बहन के लिए किया है, उसकी बहन बीमार है। लेकिन वो फार्मर उसको बुरी तरह पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है और यहाँ पे पुलिस वाला अच्छा इंसान होता है। वो देखता है कि उस फार्मर ने पहले ही मार पीट के उसकी बुरी हालत कर रखी है। वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो फार्मर तभी पीछे लगा था कि आप कुछ करने वाले हो कि नहीं, लेकिन वो उसको वहाँ से भगा देता है। पुलिस ऑफिसर सेता को समझाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। सेंसुको अब बाहर आता है तो पाता है कि उसकी बहन उसका पीछा करते करते पुलिस स्टेशन के बाहर तक आ पहुंची थी। सेता अपनी बहन से नजरें नहीं मिला पाता, लेकिन उसकी बहन उसके गले लग जाती है। लेकिन सेता रोने लगता है। उसकी बहन कहती है कि अगर उसको कहीं दर्द हो रहा है तो उसको डॉक्टर को दिखा के इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि उस फार्मर ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा है। और ये बात सुन के सेता और भी ज्यादा रोने लगता है और वो अपनी बहन को गले लगा लेता है। और सेता इसलिए रोने लगता है कि वो अपनी बहन का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा था और अब खाने की किल्लत की वजह से सेता ने एक नया आइडिया निकाल लिया था। जब भी सायरन बजता तो हर कोई अपने शेल्टर में जाके अपनी जान बचाता था। ठीक उसी समय अपने शेल्टर में अपनी बहन को छोड़ के अपनी जान को दांव पे लगा के सेता सबके घरों में जाता था और वहाँ से कपड़े और भोजन लाता था। उसी छोटे से शॉर्ट टाइम पीरियड में जहाँ पे आसमान से बमबारी होती थी, जहाँ अपनी जान को बचाने के लिए लोग अपने घर से शेल्टर में जाते थे, वहीं सेता अपनी जान की परवाह किए बिना उनके कमरों में जाके चोरी करता था। हम देखते हैं कि सेता सेंसुको को खाना खिला रहा होता है क्योंकि अब वो और भी ज्यादा वीक हो चुकी थी। और अगली बार जब सायरन बजता है
तो ये एक किमोनो चुरा के लाता है और उसके बदले उसकी आंट से राइस लेने की कोशिश करता है। उसकी आंट कहती है तो ये किमोनो तुम्हारी मॉम का है, ये किसी काम का नहीं, चले जाओ यहाँ से। मतलब कि अब हालत और भी बदतर हो चुकी है। श्वेता वहाँ से वापस आता है तो उसको सेंसुको एक जगह बेहोश मिलती है। एक बार को तो श्वेता सोचता है कि कहीं उसकी बहन मर तो नहीं गई, क्योंकि उसके ऊपर मक्खी भिनभिना रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन डरते हुए जब वो अपनी बहन को बुलाता है तो उसकी बहन आंखें खोल लेती है। ये देख के श्वेता की जान में जान आती है और वो स्माइल करता है। श्वेता अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर बताता है डायरिया, रेसिस ये सब कुपोषण की वजह से हो रहा है, तुम इसको ढंग से खाना खिलाओ। श्वेता डॉक्टर से कहता है कि प्लीज कोई दवा इंजेक्शन दे दो, मैं इसको खाना कहाँ से खिलाऊं। डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि इसको दवाइयों की नहीं बस खाने की जरूरत है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के मारे वो डॉक्टर पे ही चिल्लाता है कि मैं खाना कहाँ से लेके आऊं। इसके बाद खाने की तलाश में जब वो बाहर आता है तो वहाँ पे उसको एक बर्फ वाला दिखता है। वो बर्फ वाला जब वहाँ से हटता है तो वहाँ पे जो जमीन में बर्फ गिरी थी उसकी ऊपरी परत को उठा के वो अपनी बहन को खिलाता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि वो क्या खाना चाहेगी। सेंसुको बहुत सारी फरमाइश करती है खाने के लिए और वो अपनी पसंदीदा फ्रूट ड्रॉप्स की भी मांग करती है। श्वेता कहता है कि अब वो बैंक से पैसे निकालेगा और सब कुछ ले आएगा। उसकी बहन रोती है और कहती है कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे छोड़ के मत जाना। खाने की तलाश में श्वेता को अकेले ही शेल्टर में छोड़ के उसको जाना पड़ता था। श्वेता कहता है कि वो चावल ले आएगा और उसको कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन श्वेता बैंक से पैसे निकालने जाता है और उसको सुनने में आता है कि जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। श्वेता को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो बगल वाले आदमी से पूछता है कि क्या सच में हमारे जापान ने सरेंडर कर दिया। वो बताता है हाँ ऐसा ही हुआ है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, हमारे नेवी के सारे शिप डूब चुके हैं, एक भी नहीं बचा। ये श्वेता घबराते हुए वहाँ से भागता है और कहता है डैड आई हेट यू। और उसके बाद वो अपनी डैड की फोटो देखता है और कहता है इसका मतलब अब डैड भी मर चुके हैं, मतलब कि अब श्वेता और सेंसुको उनके माँ बाप नहीं हैं, वो अब अकेले हैं इस दुनिया में। श्वेता केव में पहुंचता है और कहता है कि वो खाने की चीजें लाया है और सेंसुको बेहोशी की हालत में टॉफी चूस रही होती है। श्वेता देखता है कि फ्रूट बॉक्स के अंदर कैंडीज नहीं बल्कि मार्बल पड़े हुए हैं। श्वेता अपनी बहन के मुंह में देखता है तो उसको पता चलता है वो उस मार्बल को ही चूस रही थी। वो जल्दी से उसके मुंह से बाहर निकालता है। श्वेता उसको उठाता है और उसको वाटरमेलन देने लगता है और कहता है देखो इसको मैं बिना चोरी के लाया हूँ। तो वो लड़की 2 पत्थर रखती है और कहती है देखो ये स्टीम राइस बॉल्स है और कहती है कि भैया आप इसको खा लो। मतलब कि अब भूख के मारे वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी है। श्वेता दुखी होकर रोने लगता है और वो वाटरमेलन काट के अपनी बहन के हाथों में दे देता है और उसको वाटरमेलन खिलाता है। वो अभी भी बेहोशी हालत में ही थी और वो श्वेता को थैंक यू कहती है। श्वेता खाना बनाने के लिए बाहर जाता है, कहता है कि अब हम पेट भर के खाएंगे और सेंसुको अपनी आंखें बंद कर लेती है और अब बैकग्राउंड में श्वेता की आवाज आती है। सेंसुको उसके बाद से कभी नहीं उठी। पहले तो श्वेता की मॉम मरी, फिर उसके डैड और अब इसकी बहन भी मर गई और उसके बाद पूरी रात श्वेता सेंसुको की बॉडी के बगल लेटा रहता है और हम उसकी बहन के साथ बिता हुई मेमोरीज को देखने लगते हैं। अगले दिन वो उसके अंतिम संस्कार के लिए एक बॉक्स खरीदने जाता है। वहाँ पे वो आदमी कहता है ज्यादा कपड़े इस्तेमाल मत करना और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करना। श्वेता उस टोकरी में अपनी बहन को लेटाता है और उसके सामान उसकी डॉल रख देता है और वो फ्रूट कैंडी का बॉक्स भी, लेकिन वो उसमें से उस फ्रूट बॉक्स को उठा लेता है और उसको अपने पास ही रख लेता है। श्वेता अब बॉक्स बंद करने से पहले एक बार और अपनी बहन को देखता है और वो बॉक्स को बंद करके चारकोल में आग लगा देता है और वो उसकी बॉडी को आग लगा देता है और जब तक आग जलती है तब तक वो उसके पास ही बैठा रहता है। श्वेता का पूरा परिवार मर चुका था, अब वो इस दुनिया में अकेला था। एक उसकी आंट थी, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। और अगले दिन श्वेता उस राख को उसी फ्रूट बॉक्स में भर के अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है और दोबारा इस शेल्टर के पास कभी नहीं आता। और यही सब सहते सहते उसकी भी हालत बहुत बेकार हो जाती है और उसी स्टेशन में उसकी मौत हो जाती है। और स्टेशन के जब सफाई कर्मचारी उस श्वेता को देखते हैं तो उनके हाथ में वही फ्रूट बॉक्स होता है और वो फ्रूट बॉक्स सफाई वाला उठा के बाहर फेंक देता है, जिससे सेंसुको की राख वहीं गिर जाती है और उसकी स्पिरिट आ जाती है। और यही वाला सीन हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं। मरे हुए श्वेता को देख के उसकी बहन की स्पिरिट उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी श्वेता आके उसको रोक लेता है और उसको वहाँ से ले जाती है। और अब उनकी स्पिरिट एक ऐसे शहर को देख रही थी जो कि पहले से ज्यादा डेवलप हो चुका है
और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की एक सच्ची घटना पे आधारित है। एनिमे की शॉर्ट स्टोरी अकियोकी नोसाका नाम की सेमी ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड है, जिसके राइटर्स की 2 सिस्टर कुपोषण के कारण मर चुकी थी और इनके अडॉप्टेड फादर भी बमबारी में मारे गए थे और ये सब वॉर के चलते हुआ। ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।